नमस्कार, तमास एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सेल पार्ट 2, जिसमें हम सेल के भागों के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 में सेल की खोज, इसके प्रकार, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, बैक्टीरियल सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल आदि के बारे में समझ चुके हैं। अब इस पार्ट 2 में हम सेल के भागों के बारे में, सेल किससे मिलकर बनी हुई है, सेल में कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस आदि के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। किसी भी विषय को समझने के लिए इमेजिनेशन एक अच्छा तरीका होता है। इसीलिए मैं पुनः उसी स्लाइड में जो हम पहले पढ़ चुके हैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा और आपसे चाहूँगा कि आप इमेजिन करिए कि आप एक सेल में बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, तो हमको उसमें क्या क्या कोशिकांग या क्या क्या भाग मिलते हैं। यहाँ आपने देखा कि सबसे बाहर आउटर कवरिंग या बाह्य आवरण जो कि सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन होती है, और दूसरे नंबर पर साइटोप्लाज्म और तीसरे नंबर पर न्यूक्लियस होता है। फिर साइटोप्लाज्म में साइटोसोल, सेल ऑर्गेनेल्स और नॉन लिविंग मटेरियल होते हैं। अब सेल ऑर्गेनेल्स के भी कई प्रकार होते हैं जो मेम्ब्रेनस या नॉन मेम्ब्रेनस हो सकते हैं। इसी क्रम में सेल का पहला पार्ट सेल वॉल या कोशिका भित्ति होता है। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि ये केवल पादप कोशिका या प्लांट सेल में उपस्थित होता है, केवल पादप कोशिका में उपस्थित होता है। ये सेलुलोज का बना होता है, तो प्लांट सेल में ये सेलुलोज का बना होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये दोनों चीज़ें पूछी जा चुकी हैं कई बार। अब इसका कार्य क्या है, तो सेल में ये सेल का शेप और उसका साइज बनाए रखता है, उसकी सुरक्षा करता है। अगर हम प्रकृति की बात करें तो इसका नेचर परमिएबल होता है। अब हमें यहाँ समझना होगा कि परमिएबल का मतलब होता है कि सेल के बाहर से और सेल के अंदर से पदार्थों को आने जाने देता है, अर्थात ये सेल के पदार्थों के आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं रखता। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि सेल वॉल परमिएबल होती है कि सेमी परमिएबल, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सेल वॉल सभी पदार्थों के लिए परमिएबल या पारगम्य होती है। यहाँ हमें ध्यान देना होगा कि कुछ और प्रकृति में जीव होते हैं या कुछ और ऑर्गेनिज्म हैं प्लांट के अलावा जिसमें कि सेल वॉल पाई जाती है, जिसमें प्रमुख है बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वह पेप्टिडोग्लाइकॉन या म्यूरेमिक एसिड या म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। यहाँ ध्यान देना है कि इन तीनों में से किसी एक की बनी होती है। और इसके अलावा जो दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है वो है फंजाई। फंजाई में काइटिन की बनी हुई सेल वॉल पाई जाती है। तो प्रकृति में पादप जिसमें सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया जिसमें पेप्टिडोग्लाइकॉन, म्यूरेमिक एसिड या म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई सेल वॉल होती है, जबकि फंजाई में ये काइटिन की बनी होती है। इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि कई बार एग्जाम में और कई एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यहाँ आप सेल वॉल के फिगर में आप देख सकते हैं कि सेल वॉल के दोनों तरफ सेल होती हैं और सेल वॉल के बीचों बीच एक संरचना पाई जाती है जिसे मिडिल लैमिला कहते हैं। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि मिडिल लैमिला कैल्शियम या मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। कैल्शियम या मैग्नीशियम पैक्टेट की, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। सेल का अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल मेम्ब्रेन। इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और हिंदी में इसे कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है। ये प्लांट और एनिमल सेल या पादप और जंतु दोनों कोशिका में पाई जाती है। ये प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। ये सेमी परमिएबल या सेलेक्टिव परमिएबल प्रकृति की होती है तथा सेल में आने जाने वाले पदार्थों को निर्धारित करती है। बात करते हैं इसकी प्रकृति के बारे में, तो यह सेमी परमिएबल अर्थात अर्ध पारगम्य तथा सेलेक्टिव परमिएबल अर्थात चयनात्मक पारगम्य प्रकृति की होती है। यहाँ दो शब्द हैं, सेमी परमिएबल अर्थात अर्ध पारगम्य। इसका अर्थ है यह कुछ पदार्थों को अंदर जाने देती है और कुछ पदार्थों को बाहर ही रोक देती है। जबकि दूसरा शब्द है सेलेक्टिव परमिएबल अर्थात यह कुछ पदार्थों को चुनकर अंदर जाने देती है। यहाँ इस फिगर में इसे देखा जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है, तो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को समझाने के लिए कई प्रकार के मॉडल दिए गए हैं, लेकिन
सिंगर तथा निकोलसन द्वारा 1972 में दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सर्वाधिक एक्सेप्टेड मॉडल है। इस मॉडल के अनुसार सेल मेम्ब्रेन में लिपिड की एक बाइलेयर पाई जाती है जिसके बीच बीच में मोज़ेक की तरह प्रोटीन फ्लोट करती रहती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह एक फिल्टर की भांति कार्य न करते हुए इस बात पर कार्य करती है कि सेल को किस पदार्थ की आवश्यकता है और किस पदार्थ की नहीं। अगर हम किसी फिल्टर की कार्यप्रणाली देखें तो हम देखते हैं कि फिल्टर में जो छिद्र होते हैं उससे छोटे आकार के सभी पदार्थ उससे बाहर चले जाते हैं, जबकि उससे बड़े आकार के सभी पदार्थ उसके द्वारा रोक लिए जाते हैं, जबकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा ऐसा नहीं होता है। अर्थात यहाँ पदार्थों का अंदर या बाहर जाना उसके साइज से डिसाइड नहीं होता है, बल्कि उसकी ज़रूरत से डिसाइड होता है। सेल में बाहर से अंदर चलने के क्रम में एक और इम्पॉर्टेंट भाग होता है प्रोटोप्लाज्म। इसे हिंदी में जीव द्रव्य कहते हैं। ये एक हाईली इम्पॉर्टेंट पदार्थ है जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, किसी भी कोशिका में साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को एक साथ प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। एक बार फिर ध्यान से सुनिएगा, किसी कोशिका में साइटोप्लाज्म अर्थात कोशिका द्रव्य तथा न्यूक्लियोप्लाज्म अर्थात केंद्रक द्रव को एक साथ प्रोटोप्लाज्म अर्थात जीव द्रव्य कहा जाता है। अब एक बात और समझते हैं कि साइटोप्लाज्म अर्थात कोशिका द्रव्य क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच जो लिक्विड जैसी संरचना भरी होती है और उसमें सारी चीज़ें तैर रही होती हैं, इन सभी पदार्थों को एक साथ साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहा जाता है। फिर समझते हैं, किसी कोशिका में कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के बीच जो लिक्विड जैसी संरचना होती है और उसमें सारी चीज़ें जो तैर रही होती हैं, इन सभी पदार्थों को एक साथ कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहा जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए न्यूक्लियोप्लाज्म, तो केंद्रक के अंदर जो लिक्विड जैसी संरचना पाई जाती है जिसमें क्रोमैटिन के धागे आदि या केंद्रिका जैसी संरचना पाई जाती है, इन सभी को एक साथ न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। आगे देखते हैं तो पुरकिंजे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया या प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया, और एक दूसरे साइंटिस्ट हैं हक्सले। हक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार कहा, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ये दोनों क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, अतः इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ एक बात और जाननी आवश्यक है कि जीव द्रव्य अर्थात जीवन का द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म की सभी संघटक अणुओं के बारे में साइंटिस्ट को पता होने के बावजूद आज तक इसका निर्माण नहीं किया जा सका या अभी तक असंभव है। ऐसा माना जाता है कि यदि इसका निर्माण हो जाता है तो इससे फिर कोशिका का निर्माण और कोशिका से किसी भी जीव संरचना का निर्माण किया जा सकता है, किंतु अभी तक यह एक असंभव बात है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रोटोप्लाज्म में कई प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं जिनकी प्रतिशत मात्रा निम्न प्रकार है। इसमें सर्वाधिक मात्रा में जल जो 75% या 85% के आसपास पाया जाता है, प्रोटीन 7 to 9%, कार्बोहाइड्रेट 2 to 2.5%, वसा 1 से 1.5%, डीएनए 0.7%, आरएनए 0.4% और अकार्बनिक पदार्थ 1 से 1.5% तक। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली बात है कि सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जीव द्रव का लगभग 99% भाग केवल 4 प्रमुख तत्वों द्वारा ही निर्मित होता है, जिनके नाम है ऑक्सीजन जो लगभग 76%, दूसरे नंबर पे कार्बन जो लगभग 10.5% और तीसरे नंबर पर हाइड्रोजन जो लगभग 10% और चौथे नंबर पर नाइट्रोजन जो लगभग 2.5% होता है। यहाँ 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रोटोप्लाज्म में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ
अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर होगा जल, जो 75% से 85% के आसपास होता है। और दूसरे तरह का क्वेश्चन आता है कि जीव द्रव में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो इसका आंसर होगा O2 या ऑक्सीजन, जो 76% होती है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कोशिका के अन्य भागों की, और इसमें नाम आता है सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकांगों का। तो इसमें पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल्स है माइटोकॉन्ड्रिया, जिनके बिना एक जीवित सेल की कल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा का उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस या विद्युत गृह भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के खोज की। तो यहाँ पे 3 नाम आते हैं, कोलिकर, अल्टमान और बेंडा, जिनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि आखिरकार माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की और माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया। तो इसे अच्छे से समझिएगा। इस क्रम में पहला नाम आता है कोलिकर का। तो पहले कोलिकर से पहले ये माना जाता था कि किसी भी सेल के जो पावर सप्लाई होती है वो कहीं अलग से होती है, सेल खुद से अपना पावर नहीं बना सकती है। लेकिन कोलिकर 1850 में आए और उन्होंने इस बात को बताया कि नहीं, प्रत्येक सेल का अपना खुद का एक पावर हाउस होता है जो सेल के अंदर ही होता है, किंतु वो ये बात बताने में असफल रहे कि वो कौन सी संरचना है जो पावर का प्रोडक्शन सेल में करती है। इसी क्रम में 1886 में अल्टमान ने अल्टीमेटली ये बताया कि एग्जैक्टली कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो पावर का प्रोडक्शन या उत्पादन सेल में कर रहा है। अर्थात वास्तविक रूप से अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। इसीलिए अगर ये क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो उसका आंसर होगा अल्टमान 1886। अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की, किंतु इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रखा, उन्होंने इसे बायोप्लास्ट कहा। इसी क्रम में 1897 में बेंडा आए और इन्होंने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि खोज अल्टमान ने की है और बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया है। हिंदी में इसे सूत्रकणिका भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन स्थल या रेस्पायरेशन का साइट माना जाता है, क्योंकि यहीं कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीडेशन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एटीपी प्राप्त होती है, और ये एटीपी जब टूटती है तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी कारण जिस कोशिका में ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है वहाँ इसकी संख्या ज़्यादा होती है, और जिस कोशिका को ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है वहाँ इसकी संख्या कम होती है। किंतु कोशिका को जीवित रहने के लिए कम से कम एक माइटोकॉन्ड्रिया का होना नितांत आवश्यक है। किसी एक कोशिका में अगर इसकी संख्या की बात की जाए तो इसकी संख्या 1 से लेकर 20,000 तक एक कोशिका में हो सकती है। इससे संबंधित कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जैसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कोई 2 ऑप्शन दिए रहते हैं और उनमें से ये पूछा जाता है कि किस ऑप्शन वाले अंग में ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या पाई जाएगी। तो आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि वो पर्टिकुलर अंग यदि ज़्यादा एनर्जी लेता है तो वहाँ नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगी, अगर उसको कम एनर्जी चाहिए तो वहाँ नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कम होगी। उदाहरण स्वरूप यदि हम स्किन सेल और लीवर सेल की बात करें तो हमको पता है कि स्किन सेल को कम कार्य करना पड़ता है, इसीलिए उसे कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसीलिए वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होगी। और जबकि लीवर सेल को ज़्यादा कार्य करना पड़ता है तो वहाँ की कोशिकाओं में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया या माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक मात्रा में होगी। माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स या अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी माना जाता है, क्योंकि इसमें खुद का डीएनए पाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा,
इसमें खुद का डीएनए पाया जाता है, जिस कारण यह अपनी प्रतिलिपि बना सकता है या अपने आप को डुप्लीकेट कर सकता है। यहाँ हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जहाँ कई छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। सबसे पहली बात ये कि माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है, तो सबसे बाहर इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो दोहरी झिल्ली होती है। इसके बाद अंदर वाली जो लेयर है वो जिग जैग होकर एक अंगुली के समान प्रवर्ध या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है, जिसे हम इस फिगर में देख सकते हैं। इस फिगर के अंदर ही हमको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए दिखाई देता है, या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाने वाला डीएनए। इस डीएनए को ही एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए भी कहा जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सामान्यतः डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर केवल कुछ ही कोशिकांग हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, और एक दूसरा है प्लास्टिड, जहां डीएनए पाया जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि न्यूक्लियस के बाहर वो कौन से कोशिकांग हैं जिसमें डीएनए पाया जाता है। अब बात करते हैं अगले कोशिकांग की, जिसका नाम है सेंट्रोसोम। हिंदी में इसे तारक काय कहते हैं, और इसकी खोज बोवेरी ने 1888 में 1888 में की थी। यह केवल एनिमल सेल या जंतु कोशिका में पाया जाता है, और इसका मुख्य कार्य कोशिका विभाजन के समय पोल या ध्रुव निर्माण करना होता है। अब यदि पोल या ध्रुव की बात करें तो ये वो स्थान होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय जहां पर कोशिका की समस्त चीजें, समस्त वस्तुएं इकट्ठा हो जाती हैं, वो स्थान पोल कहलाते हैं। तो किसी भी कोशिका विभाजन के समय दो पोल का निर्माण होता है, और ये पोल सेंट्रोसोम के द्वारा ही निर्मित होते हैं। यहाँ सामान्यतः एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंट्रोसोम कौन सी कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में कि वनस्पति या पादप कोशिका में। आगे देखते हैं तो हम पाते हैं कि एक सेंट्रोसोम की रचना सेंट्रियोल तथा माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर होती है। अब बात करते हैं अगले कोशिकांग की, जिसका नाम है ER या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में इसे अंतःप्रद्रवी जालिका भी कहते हैं। इसकी खोज 1945 में पोर्टर द्वारा की गई। आपने देखा होगा केंद्रक के चारों ओर घेरे हुए एक जालिकावत या नेट लाइक स्ट्रक्चर या संरचना पाई जाती है, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इनका निर्माण मुख्यतः ट्यूब्यूल्स, सिस्टर्नी और वेसाइकल से मिलकर होता है। ये मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहला RER अर्थात रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में इसे कहेंगे खुरदुरा अंतःप्रद्रवी जालिका। अब ये खुरदुरा क्यों होता है? तो इसके किनारों से राइबोसोम जुड़े होते हैं, जिसके कारण यह खुरदुरा दिखाई देता है। अब इसका कार्य क्या है? तो ये मुख्यतः प्रोटीन निर्माण में सहयोग करता है या भाग लेता है। इसका दूसरा प्रकार है SER या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे हिंदी में चिकना अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। इसकी बाहरी झिल्ली से किसी भी प्रकार के राइबोसोम नहीं जुड़े होते हैं, इसी कारण इसे स्मूथ या चिकना अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। और इसका मुख्य कार्य लिपिड या वसा निर्माण में सहयोग करना होता है। अब अगर बात की जाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सामूहिक कार्य की, तो इसका मुख्य कार्य विभिन्न प्रकार के प्रोटीन और वसा निर्माण में सहयोग करना तथा उनके ट्रांसपोर्टेशन में सहयोग करना। एक बात और ध्यान रखिएगा, यह वसा तथा प्रोटीन के निर्माण में भी भाग लेता है और उनके संचरण या ट्रांसपोर्टेशन में भी भाग लेता है। यहाँ से ये दोनों प्रोटीन और वसा ट्रांसफर कर दिए जाते हैं गोल्गी बॉडी को। ठीक है। इसका एक और महत्वपूर्ण कार्य है साइटोस्केलेटन या कोशिकीय कंकाल के रूप में। जैसे हमारे शरीर का कंकाल हमें सुरक्षा प्रदान करता है, हमारा शेप और साइज बनाए रखता है, ठीक उसी प्रकार यह कोशिका का शेप और साइज बनाए रखता है और उसकी सुरक्षा करता है। यहाँ एक और ध्यान देने योग्य बात है कि मैमल्स अर्थात स्तनधारी की RBC में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित होता है। अब बात करते हैं अगले कोशिकांग राइबोसोम की। तो राइबोसोम जैसा कि आप जानते हैं कि बिना झिल्ली युक्त कोशिकांग है, अर्थात इसके चारों तरफ किसी भी प्रकार की झिल्ली या मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। अब बात करें इसकी खोज की,
तो रॉबिन्सन ने 1953 में पहली बार इसे प्लांट सेल या पादप कोशिका में खोजा और इसके बाद 1955 में पैलाडे ने एनिमल सेल में या जंतु कोशिका में खोजा। यहाँ एक बात का ध्यान अवश्य रखना है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पहली बार राइबोसोम की खोज किसने की और वहाँ ऑप्शन में केवल पैलाडे होता है तो उसका ऑप्शन पैलाडे ही होगा, और यदि दोनों ऑप्शन हैं रॉबिन्सन और पैलाडे तो फिर आंसर रॉबिन्सन होगा। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। अब बात करें कि ये किससे मिलकर बना होता है, तो इसका निर्माण आरएनए और प्रोटीन से मिलकर होता है और इसका मुख्य कार्य प्रोटीन निर्माण में भाग लेना। इसी कारण इसे फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन या प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री भी कहा जाता है। सामान्यतः राइबोसोम कोशिका में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, किंतु कुछ कोशिकांग जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिड में राइबोसोम पाए जाते हैं। इसी कारण इसे कोशिकांग के अंदर का कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल्स विद इन सेल ऑर्गेनेल्स भी कहा जाता है। अब बात करें इसके प्रकारों के बारे में, तो इसके मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला 70S जो अविकसित प्रकार की कोशिका या माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिड में पाए जाते हैं और इसकी दो सब यूनिट होती है। बड़ी वाली सब यूनिट को 50S तथा छोटी वाली सब यूनिट को 30S कहते हैं। राइबोसोम का दूसरा प्रकार है 80S राइबोसोम और इसकी सब यूनिट होती है 60S प्लस 40S और यह विकसित कोशिकाओं अर्थात यूकैरियोटिक कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव में पाया जाता है। यहाँ यस का अर्थ होता है स्वीड वर्ग नियतांक या स्वीड वर्ग यूनिट। अब यहाँ एक क्वेश्चन और रेज होता है कि 50S और प्लस 30S मिलकर 70S कैसे होते हैं और 60S प्लस 40S मिलकर 100 की जगह 80S कैसे होते हैं। आइए जानते हैं। वास्तव में जब लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट आपस में मिलकर एक बड़ी यूनिट बनाते हैं तो उनके मिलने के स्थान पर कुछ स्थान ओवरलैप कर जाता है, जिससे उनकी वैल्यू में थोड़ी सी कमी आ जाती है। यही कारण है कि 50S और 30S मिलकर 70S होते हैं और 60S और 40S मिलकर 100 की जगह 80S होते हैं। ओके, जिस कोशिकाओं में ज़्यादा प्रोटीन निर्माण की आवश्यकता होती है वहाँ कई छोटी छोटी सब यूनिट mRNA के द्वारा जुड़कर एक बड़ी सब यूनिट बना लेते हैं और जब प्रोटीन निर्माण का कार्य पूरा हो जाता है तो फिर से बड़ी यूनिट टूटकर छोटी यूनिटों में विभक्त हो जाती है। इनके कई यूनिट्स का आपस में जुड़ने या टूटने की प्रक्रिया Mg++ या मैग्नीशियम आयन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड होती है। ये कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। मैमल या स्तनधारी के आरबीसी में राइबोसोम अनुपस्थित होता है क्योंकि वहां प्रोटीन निर्माण की आवश्यकता ही नहीं होती है। अब बात करते हैं अगले कोशिकांग गोल्गी बॉडी की। इसे हिंदी में गोल्गी काय भी कहा जाता है और प्लांट में इसे गोल्गी ऑपरेटस भी कहा जाता है। इसकी खोज कैमिलो गोल्गी ने 1898 में की थी। ये सूक्ष्म नलिकाओं, सूक्ष्म थैलियों से मिलकर बनी हुई संरचना होती है, जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं। इसका मुख्य कार्य कोशिका में निर्मित पदार्थों जैसे प्रोटीन, लिपिड या वसा आदि को गंतव्य या टारगेट स्थान तक पहुंचाना होता है। जैसा कि आपने देखा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा प्रोटीन का निर्माण, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो लिपिड का निर्माण होता है वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में या रेटिकुलर वेसाइकल के रूप में गोल्गी बॉडी तक पहुंचाए जाते हैं, जहां सबसे पहले पदार्थों के छोटे छोटे पैकेट्स बनाए जाते हैं। फिर इन पैकेट्स को सेल मेम्ब्रेन के बाहर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसी कारण इसे यातायात प्रबंधक या ट्रांसपोर्ट मैनेजर भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी गोल्गी बॉडी द्वारा संपादित किए जाते हैं, जिनमें प्रमुख है ये हार्मोन के निर्माण में भी भाग लेता है, ये एंजाइम के निर्माण में भी भाग लेता है, ये शुक्राणु या स्पर्म के अग्रभाग या एक्रोसोम के निर्माण में भी भाग लेता है। यह विभिन्न प्रकार के स्त्रावी पदार्थ या सिक्रीटरी मटेरियल के स्त्रावण में भी भाग लेता है। इसके अलावा यह कोशिका भित्ति और लाइसोसोम के निर्माण में भी
भाग लेता है। चूंकि गोल्गी बॉडी विभिन्न प्रकार के कोशिकीय पदार्थों के स्टोरेज, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के लिए कार्य करता है, इसीलिए इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहा जाता है। चलिए जानते हैं अगले कोशिकांग के बारे में, और ये है लाइसोसोम। इसे हिंदी में लयनकाय भी कहा जाता है और इसकी खोज 1955 में डी डुवे के द्वारा की गई। ये यूनिट मेम्ब्रेनस थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें लगभग 50 प्रकार के हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। हाइड्रोलिटिक अर्थात जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं, जिनका मुख्य कार्य विभिन्न पदार्थों जैसे प्रोटीन, लिपिड, फैट आदि का पाचन करना होता है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य बाहरी पदार्थों जैसे सूक्ष्म जीव और कुछ वेस्ट मटेरियल, कुछ विषैले पदार्थ आदि को नष्ट कर देना, उनका पाचन कर देना होता है। कभी कभी असामान्य परिस्थितियों में या विपरीत परिस्थितियों में यह कई कोशिकांगों सहित खुद की तथा पूरे के पूरे सेल की हत्या कर देती है, इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसे ध्यान रखिएगा। अब जानते हैं एक अगले कोशिकांग के बारे में जिसका नाम है प्लास्टिड। यह भी एक इम्पॉर्टेंट कोशिकांग है जो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ये याद रखिएगा, प्लास्टिड या लवक केवल पादप या प्लांट सेल्स में उपस्थित होता है। इसकी खोज सन 1866 में ई हीकल के द्वारा की गई। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। ये अति आवश्यक कोशिकांग है क्योंकि बिना इसकी उपस्थिति के पौधे अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, इसीलिए इसे किचन ऑफ प्लांट सेल भी कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट में एक वर्णक या पिगमेंट उपस्थित होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल या पर्णहरिम, इसी की उपस्थिति के कारण हरित लवक का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जिसमें इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल ए। यहाँ पे ये जानना भी आवश्यक है कि क्लोरोफिल एक 4 पायरॉल रिंग युक्त संरचना होती है। जैसे पतंग आपने देखी होगी, काइट आपने देखी होगी, ठीक उसी से मिलती जुलती संरचना होती है। इसे ही 4 पायरॉल रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं और इसके सेंटर एटम के रूप में Mg या मैग्नीशियम पाया जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि क्लोरोफिल के सेंटर एटम के रूप में कौन सा एटम पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा मैग्नीशियम या Mg। यहाँ हमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है Mn, लेकिन उसका नाम है मैग्नीज, तो यहाँ आंसर होगा Mg या मैग्नीशियम। आइए हम हरित लवक का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्लास्टिड एक डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है, तो यहाँ भी 2 मेम्ब्रेन होंगी, यानी आउटर मेम्ब्रेन और फिर इनर मेम्ब्रेन। इसके बाद जब हम अंदर जानते हैं तो एक लिक्विड जैसा पदार्थ मिलता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। इस स्ट्रोमा में कुछ बिल्डिंग जैसी स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। इस बिल्डिंग जैसे संरचनाओं को ग्रेनम कहा जाता है और इस बिल्डिंग में जो एक एक फ्लोर दिखाई दे रहे हैं, उस फ्लोर जैसी संरचना को थैलेकॉइड्स कहते हैं। यहाँ 2 अलग अलग बिल्डिंग जैसी संरचनाओं या ग्रेनम को जोड़ने वाली संरचना लैमिला कहलाती है। इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है कि प्लास्टिड में राइबोसोम पाया जाता है और यहाँ खुद का डीएनए होता है, इसीलिए इसे एक अर्ध स्वायत्त कोशिकांग सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं। अब बात करते हैं लवक या प्लास्टिड के दूसरे प्रकार ल्यूकोप्लास्ट या अवर्णी लवक की। जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, अवर्णी यानी रंगहीन, अर्थात यह पौधों के उन भागों में पाया जाता है जो मुख्यतः रंगहीन होते हैं या सफेद रंग के होते हैं या धूसर रंग के होते हैं। एक और बात ध्यान रखनी है कि सामान्यतः ये वहाँ प्राप्त होते हैं या पौधों के उन भागों में प्राप्त होते हैं जहाँ सामान्यतः या प्रायः सनलाइट नहीं पहुँचती है। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रकार का लवक है क्योंकि इसका मुख्य कार्य है पदार्थों का संग्रह करना। ठीक है, आइए हम इसके प्रकारों के बारे में जानते हैं। और अवर्णी लवक के भी मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं और इसमें पहला प्रकार है अमाइलोप्लास्ट।
इसे मंड लवक भी कहते हैं और यह मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च संग्रह करने वाले पौधों के भागों में पाया जाता है। अर्थात यह पौधों के उन सभी भागों में पाया जाता है जो स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट का या मंड का संग्रह करते हैं, स्टोरेज करते हैं। जैसे पौधों के वो सभी भाग जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है वो इसके उदाहरण होंगे, जैसे कि सभी प्रकार के अनाज, आलू, शकरकंद, गन्ना या शुगर केन जिसे कहते हैं, चुकंदर आदि इसके उदाहरण होंगे। अब बात करते हैं अवर्णी लवक के दूसरे प्रकार, जिसका नाम है इलियो या लिपिडोप्लास्ट। इसे वसा लवक भी कहते हैं। यह पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहां लिपिड का या तेल का संग्रह होता है। अर्थात आपको इसका उदाहरण अब खुद समझ में आ गया होगा कि सभी प्रकार की तिलहनी फसलें जैसे सरसों, राई, जैसे कि सोयाबीन, जैसे सूरजमुखी, जैसे नारियल, ये सभी इसके उदाहरण होंगे। अब बात करते हैं अवर्णी लवक के तीसरे प्रकार की, जिसका नाम है प्रोटीनोप्लास्ट। इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहां प्रोटीन का संग्रह होता है। जैसे इसके उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण होगा सभी प्रकार की दलहनी फसलें या सभी प्रकार की बीन वाली फसलें, जैसे मटर हो गया। दालों की अगर बात करें तो जैसे तुअर, अरहर हो गई, चना हो गया, मूंग हो गई। और अगर बात करें हम, कुछ ऐसी भी फसलें हैं जिसमें दोनों प्रकार के लवक पाए जाते हैं, जैसे इलियोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट दोनों। और जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें काजू बादाम, और यहाँ मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जो विशेष फसल है सोयाबीन, इसमें भी प्रोटीनोप्लास्ट और लिपिडोप्लास्ट दोनों प्रकार के लिपिड का संग्रह होता है। अब बात करते हैं लवक के तीसरे प्रकार अर्थात वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट की। ये रंगीन या उन भागों में पाए जाते हैं जो हरे रंग के अलावा अन्य किसी भी दूसरे रंग के होते हैं। अर्थात ये पौधों के रंगीन कलरफुल भागों में पाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि रंगीन भागों में फल और मुख्यतः पुष्प या बीज आते हैं। यहाँ आपके सामने एक टेबल दी हुई है जिसमें पौधों के भाग का रंग और उसमें पाए जाने वाले वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट को दर्शाया गया है। तो आइए देखते हैं, इसमें कुछ हाईली इंपॉर्टेंट हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो पहला नंबर है गाजर का पीलापन या जो लाल पीलापन रंग होता है वो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। इसी प्रकार टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण, चुकंदर का लाल रंग ये अलग होता है टमाटर से, उसका लाल और टमाटर का लाल अलग होता है, और चुकंदर के लाल रंग का कारण होता है विटामिन। आगे देखते हैं तो फलों और पत्तियों का पीला रंग। आपने देखा होगा कि फल जब पक जाते हैं तो पीले रंग के हो जाते हैं कुछ फल, और पत्तियां भी कभी कभी हरे रंग के अलावा पीले रंग की या लाल पीले रंग की दिखाई देने लगती हैं। तो इसका मुख्य कारण कैरोटीन और जेंथोफिल की उपस्थिति होती है। अब आगे देखिए गाजर का लाल रंग, जो ज़्यादा लाल रंग की गाजर होती है उसमें एंथोसायनिन पाया जाता है। प्याज का लाल रंग ये भी एंथोसायनिन के कारण होता है। बाकी टेबल में दिए हुए सारे नाम हाईली इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इन्हें आप अच्छे से देख लीजिए। चलते हैं अगली स्लाइड में, और यहाँ एक बात और जान लेना आवश्यक है कि तीनों प्रकार के लवक अर्थात हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या अवर्णी लवक और क्रोमोप्लास्ट या वर्णी लवक, तीनों आपस में कन्वर्टेबल या बदलने योग्य होते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे आम का फल जब कच्चा होता है तो हरे रंग का होता है, अर्थात उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, किंतु जब यह पक जाता है तो पीले रंग का हो जाता है, अर्थात इसमें क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट या वर्णी रंगीन वाले लवक में बदल जाता है और उसमें कैरोटीन नामक वर्णक आ जाता है, जिस कारण यह पीले रंग का हो जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। चलते हैं अगले कोशिकांग की ओर, और अब अगला कोशिकांग है वैक्यूल। इसे रिक्तिका तथा रसधानी भी कहा जाता है। यह एक निर्जीव संरचना मानी जाती है जो अनियमित आकार की थैली नुमा संरचना होती है।
इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं, और इसके अंदर एक द्रव भरा होता है जिसे कोशिका रस या सेल सैप कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। ये कंफ्यूज करते हैं क्योंकि टोनोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट जैसा साउंड होता है, इसलिए हमें लवक या प्लास्टिड का कंफ्यूजन हो सकता है। वैक्यूल सामान्यतः जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है या बहुत छोटे आकार में पाई जाती है, जबकि यह प्लांट कोशिका में काफ़ी बड़े आकार की होती है, जिस कारण प्लांट कोशिका का न्यूक्लियस किनारे की तरफ खिसक जाता है। पौधों की रिक्तिकाएं बड़ी आकार की होती हैं जो कई प्रकार के कार्य जैसे विभिन्न पदार्थों का स्टोरेज, विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों का स्टोरेज आदि करती हैं। ये सेल के स्फीत या टर्जर को बनाए रखती हैं। यहाँ पे एक शब्द है स्फीत। स्फीत का मतलब होता है खिंचाव, अर्थात अंदर की ओर से सेल को खिंचाव प्रदान करती हैं जिससे सेल सिकुड़ ना जाए। चलते हैं आगे, और अब कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग न्यूक्लियस या केंद्रक है। इसी कारण इसे कोशिका का मस्तिष्क या ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। केंद्रक की खोज सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई। इसमें निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं। इन्हें आप भली भांत समझिएगा क्योंकि ये कोशिका का हाईली इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें 4 मुख्य भाग पाए जाते हैं, जिसमें पहला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रकीय झिल्ली। यह केंद्रक के चारों ओर पाई जाने वाली एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है। याद रखिएगा, ये डबल मेम्ब्रेनस होती है जो न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव को घेरे रहती है। दूसरा इसका पार्ट होता है केंद्रक द्रव या न्यूक्लियोप्लाज्म, अर्थात जैसे ही झिल्ली के अंदर हम जाते हैं तो वहाँ पे एक लिक्विड जैसी संरचना पाई जाती है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म, इसका एक और नाम है कैरियोप्लाज्म कहा जाता है। इसी कैरियोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म में केंद्रिका पाई जाती है तथा क्रोमैटिन के धागे बिखरे होते हैं। अब केंद्रक का तीसरा और अति महत्वपूर्ण पार्ट है क्रोमैटिन के धागे या क्रोमैटिन। केंद्रक द्रव में देखने पर वहाँ कुछ धागे समान संरचनाएं पाई जाती हैं जो एक विशिष्ट प्रोटीन होती है जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन तथा डीएनए से मिलकर बना होता है। ये बात कई बार क्वेश्चन में पूछी जा चुकी है कि यहाँ कौन सी प्रोटीन होती है जो डीएनए के साथ मिलकर गुणसूत्र की रचना करती है, तो ये प्रोटीन है हिस्टोन प्रोटीन। अब जब कोशिका विभाजन होने वाला होता है तो ये क्रोमैटिन के पतले पतले धागे नुमा संरचनाएं मोटे और छोटे हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, और अब इन्हें ही गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र या क्रोमोसोम की संख्या प्रत्येक प्रजाति के हर जीव में एक समान, जबकि अलग अलग प्रजाति के जीवों में अलग अलग होती है। जैसे अगर मनुष्य की बात की जाए तो सभी मनुष्यों में गुणसूत्रों अर्थात क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है, जबकि यदि बंदर की बात की जाए तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या 42 होती है। अब बंदर और मनुष्य अलग अलग प्रजाति हैं, इसीलिए यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग है, जबकि सभी बंदरों में यह संख्या 42 और सभी मनुष्यों में यह संख्या 46 होती है। इन गुणसूत्रों में ही जीन पाए जाते हैं जो पैतृक लक्षणों या पेरेंटल कैरेक्टर्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने का कार्य करते हैं। अब बात की जाए गुणसूत्र की तो इसे अगर मध्य से काट दिया जाए तो इसके 2 भाग होते हैं और इन अलग अलग भागों को क्रोमैटिड कहा जाता है। यहाँ ध्यान से सुनिएगा, इसे क्रोमैटिड कहते हैं क्योंकि अभी हम सुन चुके हैं धागे नुमा संरचना क्रोमैटिन कहलाती है TIN, जबकि यहाँ क्रोमैटिड TID होता है। आइए हम फिगर के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे केंद्रक की संरचना है, में सबसे बाहर की ओर झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ये धोरी झिल्ली है जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके अंदर एक लिक्विड जैसी संरचना पाई जाती है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं और जिसमें कुछ धागे नुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्रोमैटिन के नेट या धागे कहते हैं।
केंद्रक द्रव या न्यूक्लियोप्लाज्म में एक सघन पिंड जैसी संरचना जिसे न्यूक्लियोलस या केंद्रिका कहते हैं पाई जाती है। अब हम दूसरे फिगर में देखते हैं कि यहाँ एक सेल है और सेल के अंदर एक केंद्रक है। केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन होती है जैसा कि दिखाया जा रहा है। इसके बाद इस क्रोमोसोम के मध्य में एक जहाँ से ये जुड़े होते हैं उसे सेंट्रोमियर कहते हैं और इसी क्रोमोसोम का आधा भाग क्रोमैटिड कहलाता है। आगे चलते हैं तो हमें एक टेबल प्राप्त होती है जिसमें कुछ प्रमुख प्रजातियों में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या दिखाई गई है। ये हाईली इंपॉर्टेंट टेबल है, इसे आप याद करिएगा। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे सबसे कम गुणसूत्रों की संख्या एक जीव है एस्केरिस, उसमें पाई जाती है जो मिनिमम 2 होती है या 1 पेयर होती है। और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ गुणसूत्र पाए जाते हैं ऑफियोग्लासम जो होती है 1266। कुछ और इम्पॉर्टेंट स्पीसीज की बात करें तो जैसे ड्रोसोफिला में 8 होते हैं, मच्छर में 6 होते हैं, मटर में 14 होते हैं। मटर जरूर याद रखिएगा क्योंकि मेंडल ने मटर के पौधे पर ही प्रयोग किया था। तो इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं ये याद रखिएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और केंद्रक का रासायनिक संगठन हम देखते हैं तो इसमें डीएनए 9 से 12%, आरएनए 5%, लिपिड 3% और कुछ बेसिक प्रोटीन 15% और कुछ अन्य पदार्थ जो कि लगभग 65% होते हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लियस के चौथे इंपॉर्टेंट पार्ट न्यूक्लियोलस या केंद्रिका की। आपने देखा है कि न्यूक्लियस में एक सघन पिंड के रूप में एक संरचना पाई जाती है जिसे न्यूक्लियोलस या केंद्रिका कहते हैं। इसकी खोज पहली बार फोंटाना द्वारा की गई और बोमन द्वारा इसका नाम दिया गया। केंद्रिका द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं जिसमें से प्रमुख निम्न हैं, जैसे ये प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेती है इनडायरेक्टली और राइबोसोमल आरएनए के निर्माण में भाग लेती है। इसी कारण इसे राइबोसोम का कारखाना भी कहा जाता है क्योंकि राइबोसोम का निर्माण ही केंद्रिका में होता है। केंद्रक से कोशिका द्रव अर्थात साइटोप्लाज्म के बीच जो आनुवांशिक सूचनाएं या जेनेटिक इंफॉर्मेशंस होती हैं उनका भी ट्रांसफर केंद्रिका द्वारा ही होता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है और आरएनए मुख्यतः साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन कई बार ये पूछा जा चुका है कि केंद्रक के अंदर ऐसी कौन सी संरचना होती है जहां आरएनए पाया जाता है, तो इसका आंसर है केंद्रिका, क्योंकि केंद्रिका में ही आरएनए साइटोप्लाज्म के अतिरिक्त पाया जाता है। बात करें न्यूक्लियोलस के रासायनिक संगठन की तो इसमें लगभग 85% प्रोटीन, 10% आरएनए और डीएनए का 5% पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आगे के लेक्चर्स में हम डीएनए, आरएनए और सेल थ्योरी के बारे में जानेंगे। और यदि इस सीरीज से संबंधित आपके मन में कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।